चतुर नौकर, नाचने वाली और नौकर के मोती। एक दिन की बात है। गांव में सभा के नीचे गांव में सभा लगी हुई थी। वहां पर सभी पंच लोग बैठे थे और मुखिया भी बैठे थे। वहां नाच गाना चल रहा था। मुखिया जी नाचने वाली महिला के नाच से इतना प्रसन्न हुए कि महिला को अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मांगने को कहा। यानी महिला धन दौलत कुछ भी मांग सकती थी। नाचने वाली महिला ने कहा, मुखिया जी, आपने बोला है कि जो भी मांगूंगी वही मिलेगा। आप अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे? मुखिया ने सोचा, यह धन दौलत जमीन जायदाद में से ही कुछ मांगेगी। मुखिया ने महिला की मांग पूरी करने के लिए वचन दे दिया। जब महिला ने अपनी मांग मुखिया के सामने रखी तो मुखिया के साथ सभा में मौजूद सभी की आंखें चार हो गईं। नाचने वाली महिला ने मुखिया की गद्दी पर सुबह पुट्टी करने की मांग की। मुखिया हैरान होकर महिला को देखते हैं, किंतु मुखिया वचनबद्ध थे तो दिल पर पत्थर रखकर हाँ कह दिया। मुखिया पूरी रात सो नहीं पाए। मुखिया ने आधी रात में ही अपने नौकर, जो कि बहुत ही बुद्धिमान था और बहुत चतुर था, उसका नाम भीकू था, उसे बुलाया। भीकू वहां पहुंचा और मुखिया को हैरान देख उनकी समस्या पूछता है। मुखिया ने भीकू को सारी बात बताई। मुखिया की बात सुनकर भीकू बोलता है, बस मुखिया जी, इतनी सी बात और इस छोटी सी बात पर आप इतने परेशान हैं? मुखिया थोड़े गुस्से में बोला, भीकू, आपको यह छोटी सी बात लगती है? भीकू बोला, मुखिया जी, आप परेशान ना हो, अब आप सो जाइए। कल वही होगा जो नहीं होना चाहिए। अगले दिन सभा फिर लगती है। मुखिया को भीकू पर पूरा विश्वास था, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में नमी थी। नाचने वाली महिला वहां पहुंचती है। वह सिंहासन की ओर बढ़ रही थी कि भीकू उसे रोकता है और धीरे से कहता है, मुखिया से आपने केवल सिंहासन पर पट्टी करने का वचन लिया है, किंतु पट्टी करते वक्त अगर आपने उस पर एक बूंद भी शूशु कर दिया तो यह वचन के विरुद्ध होगा और मुखिया जी आपको कोल्हू में पिसवा देंगे। भीकू की बात सुनते ही महिला की आंखें उलट गईं और वह भयभीत होकर मुखिया से क्षमा मांगने लगी। मुखिया हमेशा की तरह भीकू से बहुत प्रसन्न हुए और उसे ढेर सारा इनाम दिया। भीकू इनाम लेकर अपने घर पहुंचा। अपनी बुद्धिमानी पर बहुत प्रसन्न हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन गांव में पंच बैठे थे। उनके बीच मुखिया जी भी बैठे थे। उन पंचों में भीकू भी मौजूद था और मुखिया की पत्नी और उनके साले भी थे। सभा के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि भीकू को सभा से निकाल दिया गया। भीकू ने केवल भरी सभा में पाद मार दिया था। मुखिया को उनकी पत्नी और साले ने इतना भड़काया कि मुखिया को अपने उदास मन से भीकू को सभा छोड़ने का आदेश देना पड़ा। भीकू अब पंचायत से निकाल दिया गया था तो उसने अपनी जगह पर खेती करने की सोची। ठंड का मौसम था तो भीकू ने गेहूं की खेती की। ठंड के मौसम में ओस की बूंद गेहूं की छोटी छोटी हरी पत्तियों पर ऐसी चमक रही थी मानो जैसे मोती हो। मुखिया सुबह अपने घोड़े से वहां से गुजर रहा था कि उसे भीकू दिखाई दिया। मुखिया भीकू से पूछने लगे, आजकल क्या कर रहे हो? भीकू ने थोड़ा दिमाग लगाया और मुखिया से बोला, कुछ नहीं मुखिया जी, पंचायत से निकाल देने के बाद मोतियों की खेती की है। मुखिया ने खेत की ओर देखा। ओस की बूंदें पत्तियों पर सच में मोती की तरह दिख रही थी। मुखिया देखते ही अपना संतुलन खो बैठा।
वो सच में ही ओस की बूंदों को मोती समझ बैठा था। सोचने लगा, अगर भिकू मोती किसी अन्य राजा को बेचता है तो यह सच में मुझसे भी अमीर हो जाएगा। मुखिया ने भिकू से कहा, भिकू, ये मोती तुम मुझे बेच देना। भिकू ने हाँ में सर हिलाया। लेकिन मुखिया को इतने सारे मोती देखकर कहाँ नींद आने वाली थी। उसने भिकू को अपने घर बुलाया और भिकू से मोतियों का राज जानने की कोशिश की। भिकू भी चालाक लोमड़ी की तरह शातिर था। उसे तो पता था यह कोई मोती नहीं, केवल ओस की बूंदें हैं। लेकिन यह मुखिया को सबक सिखाने का रास्ता था। भिकू ने कहा, मुखिया जी, यह खेती हर जगह नहीं हो सकती। इसके लिए आपको अपनी पत्नी का घर तुड़वाना होगा, जो आपने अभी बनवाया है। केवल वहीं इसकी खेती हो सकती है। मुखिया ने सोचा कि इतने सारे मोतियों में तो अपनी पत्नी के लिए 10 घर बनवा दूंगा। मुखिया ने हाँ कर दिया। अगले दिन सुंदर घर को तुड़वा दिया गया। मिट्टी को एकदम उपजाऊ किया गया। भिकू ने खेती शुरू कर दी और थोड़े ही दिन बाद खेती की कटाई का आदेश दिया। जैसे ही गेहूं की पत्तियां थोड़ी बड़ी हुई, ओस की बूंद जमना शुरू हो गई। मुखिया अत्यधिक प्रसन्न हो गया। जब कटाई के लिए भिकू को बुलाया गया तो वहां पूरा गांव ही मौजूद था। भिकू मुखिया से कहता है, मुखिया जी, अब आप एक मोती तोड़ सकते हैं। जैसे ही मुखिया एक मोती तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, भिकू उसे रोक देता है और कहता है, क्षमा करें मुखिया जी, किंतु आप ये मोती तभी तोड़ सकते हैं अगर आपने आज तक पाद ना मारा हो, वरना ये मोती पानी की बूंद बन जाएंगे। मुखिया हैरान हो गया और अपना हाथ पीछे कर लिया। भिकू ने वहां मौजूद सभी पंचों को, मुखिया की पत्नी और मुखिया के साले को और पूरे गांव वालों को मोती तोड़ने के लिए कहा, किंतु शर्त यही थी, केवल वही मोती तोड़ सकता है जिसने आज तक पाद ना मारा हो, वरना मोती पानी की बूंद बन जाएगा। इतनी भीड़ में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मोती तोड़ सके। सभी अपने पैर पीछे खींचने लगे। तभी मुखिया और उनकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह भिकू से माफी मांगते हुए पंचायत में आने के लिए कहते हैं। इस प्रकार भिकू उन्हें क्षमा कर पंचायत में फिर से शामिल हो जाता है और वहां की नौकरी करने लगता है। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन फिर मुखिया और उनकी पत्नी में जबरदस्त बहस चल रही थी। मुखिया की पत्नी अपने भाई के आगे भिकू की उपलब्धियां देख जलने लगी थी। भिकू मुखिया के लिए एक बहुत ही कीमती रत्न था, जो उसे हर मौके पर अच्छी सलाह दिया करता था। किंतु मुखिया की पत्नी का भाई उस सूची में शुमार नहीं था। बस इसी बात को लेकर दोनों में बहस चल रही थी कि भिकू और उनके भाई में ज्यादा काबिल कौन है। तभी मुखिया और उनकी पत्नी दोनों में ज्यादा काबिल कौन है जानने के लिए उन्हें एक कार्य देते हैं। मुखिया तो जानते थे कि भिकू का कोई जवाब नहीं, किंतु पत्नी की संतुष्टि के लिए वह इस निर्णय पर पहुंचते हैं। पहले पत्नी के भाई को बुलाया जाता है। मुखिया उसे 3 खाली बोरी, एक पेन, कापी और एक रस्सी देते हैं और उसे कहते हैं, मुझे ये तीनों खाली बोरियां शाम तक पैसों से भरी चाहिए। मुखिया के साले साहब गांव के बाजार में जाते हैं और वहां बिना दिमाग लगाए पैसों की बोरी भरने के लिए दुकानदार से छीना झपटी पर उतर आते हैं, जिसका परिणाम यह हुआ, ना तो वह पैसे ला पाया और उसके इस दुर्व्यवहार की खबर मुखिया तक जा पहुंची। मुखिया के पूछने पर वह बोलता है, जीजाजी,
यह कार्य असंभव है। बिना किसी व्यापार के कोई पागल ही होगा जो मुझे पैसे की बोरी भरकर देगा। बिना छीना झपटी के मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मुखिया अपनी पत्नी से कहता है, अब देखना, मैं यही कार्य भिखू को देता हूं। मुखिया की पत्नी को अपने भाई की दुर्दशा देख नहीं लगा कि भिखू भी यह कार्य कर पाएगा। मुखिया ने भिखू को बुलाया और वही आयाम देकर कार्य सौंप दिया। भिखू खाली बोरियों के साथ बाजार पहुंच जाता है और मुखिया की दी हुई रस्सी से सड़क नापने लग जाता है और उसे साथ ही साथ कापी में लिखता जाता है। सभी दुकानदार भिखू की इस हरकत को देख रहे थे। वे भिखू के पास आते हैं और पूछते हैं कि आप यह क्या कर रहे हैं। भिखू थोड़े कड़े स्वर में बोलता है, मुखिया का आदेश है, यह सड़क चौड़ी की जाएगी। मुखिया पंचों के साथ यहाँ से नहीं गुजर पाते तो सड़क के दोनों तरफ की दुकानें तोड़ी जाएंगी। सभी दुकानदार इस बात को सुनकर सफेद हो गए। उन्हें अपनी दुकानों की फिक्र होने लगी जो खासी कमाई कर रही थी। उन्होंने भिखू को कुछ ले देकर अपनी दुकानें बचाने के लिए कहा। बस भिखू को इसी मौके का इंतजार था। उसने एक एक दुकानदार से 50-50 हजार रकम वसूली, जिसके परिणाम स्वरूप शाम तक तीनों खाली बोरियां पैसे से भर गईं। भिखू ने उन बोरियों को मुखिया को सौंप दिया। मुखिया की पत्नी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाई, लेकिन मुखिया की पत्नी को संतुष्टि कहाँ थी। उसने मुखिया से एक और कार्य देने के लिए कहा। भिखू ने उसके लिए भी हाँ कर दी। पहले पत्नी के भाई को बुलाया गया। अब कार्य था बाजार से खाली मटकों को घी में भिगोकर लाना था, वो भी बिना पैसे के। मुखिया के साले साहब मटके लेकर बाजार पहुंच जाते हैं। सभी दुकानदारों से मटके घी में भिगोने के लिए कहते हैं, वह भी बिना पैसे के। सभी दुकानदार उसे पागल समझते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। वह मटके लेकर महल पहुंचता है। मुखिया के पूछने पर वह कहता है, जीजा जी, यह तो कोई पागल ही होगा जो बिना पैसे के मेरे मटके घी में भिगोकर देगा। मैं अपने कार्य में असमर्थ हुआ। फिर वही कार्य मुखिया भिखू को देते हैं। भिखू मटके लेकर बाजार पहुंचता है। बिना घी का भाव पूछे ही घी खरीद लेता है। दुकानदार भिखू के चारों मटके घी से भरकर पैसे को बोलता है। भिखू, कितने पैसे हुए भाई? दुकानदार अपना भाव बताता है। भिखू थोड़ा चौंक कर बोलता है, बाप रे, इतना महंगा? नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए, मटके खाली कर लो। दुकानदार ने मटके खाली कर दिए, लेकिन मटके घी में भीग चुके थे। भिखू ने मुखिया के घर जाकर मुखिया के सामने घी से भीगे हुए मटके रख दिए, जिसे देखकर मुखिया की पत्नी और उनके भाई की आंखें खुली की खुली रह गईं। मुखिया की पत्नी मुखिया से माफी मांगने लगी कि भिखू की बुद्धि के आगे सभी नतमस्तक हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।